गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा विषय है भाषा की विशेषताएं, है ना। हम जब भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा में हम आज पढ़ेंगे भाषा की विशेषताएं। तो देखो जब हम भाषा की विशेषता का जब अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है कि भाषा क्या है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। सबसे पहली बात, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है मतलब कि ये पिता से पुत्र को हस्तांतरित नहीं होती है। आज मानो कि किसी का पिता है, वो हिंदुस्तान में रह रहा है और उसका जो बच्चा होता है, नवजात शिशु है, उसको अगर अफ्रीका भेज दिया जाए या चीन भेज दिया जाए या किसी दूसरे भाषा के देश में भेज दिया जाए तो वो वहाँ के लोगों से सुनकर वो उन्हीं की भाषा बोलेगा, ना कि वो अपने पिता की पैतृक भाषा बोलेगा। अगर ऐसा हो तो भारत के जो लोग विदेशों में रह रहे हैं वो वहाँ रह ही ना पाए, क्योंकि उनको तो अपनी पैतृक भाषा ही बोलेंगे वो तो, और वहाँ की भाषा सीख नहीं पाएंगे। तो भाषा जो है वो पैतृक नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होती है। जो माता पिता की भाषा है जरूरी नहीं है कि बच्चा वही भाषा बोले, वो अर्जन के द्वारा सीखता है। वो जिस परिवेश में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, वहाँ की भाषा उसे प्रभावित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। फिर इस दूसरी बात आती है कि भाषा अर्जित है। अर्जित कैसे है? देखो, क्योंकि पैतृक संपत्ति तो है नहीं, वो अर्जन के द्वारा ही आती है। जब हम जैसे परिवेश में रहेंगे, जैसे समाज में रहेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे, तो वहाँ से हम शब्दों को सीखेंगे, उनका अनुकरण करेंगे और फिर हम अपने व्यवहार में उन शब्दों का प्रयोग करेंगे। मतलब हमने अर्जन किया ना उन शब्दों का, हमने उस भाषा को अर्जित किया, इसलिए भाषा अर्जित है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा क्या है? अर्जित है। फिर तीसरी बात आती है आदि से अंत तक, मतलब आद्यंत सामाजिक वस्तु। भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। देखो, आद्यंत मतलब आदि से अंत तक, प्रारंभ से लेके अंत तक भाषा क्या है? सामाजिक वस्तु है। कैसे है? क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं और समाज में ही हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम सामाजिक ना हो, हम अकेले पड़े रहें, हमसे कोई मिलने वाला ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, तो हमें भाषा की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। हम समाज में रहते हैं और समाज में हमारे विचारों को आदान प्रदान के लिए, हमारे विचार दूसरे तक जाएं और दूसरे के हम तक आएं, इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भाषा जो है वो आदि से अंत तक सामाजिक है। फिर देखो अगली बात आती है, भाषा परंपरा है। भाषा एक परंपरा है, भाषा का एक सिस्टम है, भाषा की एक व्यवस्था है। भाषा परंपरा है मतलब इसका अर्जन होता है, हम भाषा का अर्जन करते हैं। भाषा में परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम उसे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, हम कोई नई भाषा नहीं बना सकते हैं। हम उन पहले से चली आ रही भाषाओं को अर्जित करते हैं, हम उनमें परिवर्तन करते रहते हैं धीरे धीरे, लेकिन हम किसी भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकते, हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। कोई भाषा मैं बोलना रहने दूंगी लेकिन मैं उस भाषा को नष्ट नहीं कर पाऊंगी, है ना। हर व्यक्ति के लिए है ये कि भाषा परंपरा है एक, हम इसका अर्जन कर सकते हैं, हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। फिर देखो अगली जो बात आती है वो है कि जो भाषा का जो अर्जन है ना,
वो किसके द्वारा होता है? वो अनुकरण के द्वारा होता है। ये भी भाषा की एक विशेषता है कि जो भाषा का अर्जन, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। देखो, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि भाषा अर्जित है, हम इसका अर्जन करते हैं, तो अर्जन कहाँ से करेंगे? अनुकरण करके करेंगे ना। समाज में हम जो चीज सुनते हैं हम उसी को दोहराते हैं, हम उसी को आत्मसात करते हैं, उसी को अपनाते हैं। अब एक बच्चा है, उस बच्चे की माँ पानी को पानी कह रही है, बच्चा उसे सुनता है तो वो भी कहता है, वो भी फिर उसको पानी पुकारता है। मेरे हाथ में चौक है, हमें क्या पता, आपको क्या पता, मुझे क्या पता किसका नाम चौक है, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं, हमने सुना फिर उसका अनुकरण किया। तो अनुकरण के द्वारा हमारी भाषा अर्जित होती है, ये भी हमारी भाषा की एक विशेषता है। अब देखो, अगली विशेषता आती है भाषा की परिवर्तनशील, चिर परिवर्तनशील। 5 पढ़ ली थी क्या हमने? चिर परिवर्तनशील, भाषा चिर परिवर्तनशील है। देखो, हमारे भाषा विज्ञान में एक टॉपिक आता है भाषा के परिवर्तन के कारण, या भाषा में विकार के कारण, या भाषा का विकास। तो इसका मतलब कि भाषा परिवर्तनशील है। अब उसके कारण अलग अलग हैं। ये जब हम भाषा परिवर्तन के कारण पढ़ते हैं तब हम उसमें विस्तार से पढ़ते हैं इस चीज को कि भाषा परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं। कुछ भौगोलिक कारण हैं, कुछ सामाजिक कारण हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण हैं, कुछ अज्ञान मान लो, भावोद्वेग मान लो, तो बहुत सारे कारण हैं भाषा परिवर्तन के। लेकिन भाषा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। अब आप ही देख लो कि पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर खड़ी बोली, है ना। तो भाषा का जो स्वरूप है वो निरंतर परिवर्तनशील है, वो परिवर्तित होता रहता है। इसलिए चिर परिवर्तनशीलता भी भाषा की एक विशेषता है। फिर अगला है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा का अंतिम रूप नहीं है। देखो, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, हम भाषा का अंत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। हम किसी भी भाषा के लिए नहीं कह सकते कि बस यहाँ आके इसका विकास रुक गया और अब आगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भाषा यहीं समाप्त हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा निरंतर प्रवाहशील है और निरंतर परिवर्तनशील है। उसका कोई अंतिम रूप नहीं है, वो मरती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती है वो। ये भी भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता आती है भाषा भौगोलिक, भाषा की भौगोलिक सीमा है। भाषा की भौगोलिक सीमा है। देखो, भाषा एक निश्चित सीमा में या एक निश्चित भूभाग में एक निश्चित भाषा होती है, और जैसे स्थान परिवर्तन होता है भाषा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने एक पद सुना था कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। तो थोड़ा बहुत जैसे जैसे स्थान परिवर्तित होता जाता है भाषा में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता जाता है। इसलिए भाषा की जो भौगोलिक सीमा है उस सीमा के अंदर भाषा का एक रूप मिलता है और उस निश्चित सीमा से बाहर उस भाषा के रूप में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा ही ऐतिहासिक सीमा में होता है। भाषा की ऐतिहासिक सीमा है।
देखो, एक निश्चित भूभाग पर जैसे एक निश्चित भाषा होती है, वैसे ही एक निश्चित कालक्रम में एक निश्चित भाषा बोली जाती है और कालक्रम के साथ साथ भाषा भी बदलती रहती है। जैसे आप अगर ध्यान से देखते हो या अध्ययन करते हो तो एक समय विशेष में संस्कृत बोली जाती थी, फिर उस समय के बाद में पाली आ गई, प्राकृत आ गई, अपभ्रंश आ गई, खड़ी बोली आ गई। तो एक निश्चित कालक्रम, एक निश्चित काल में एक भाषा परिवर्तित हो जाती है और वो अपना स्थान दूसरी भाषा को स्थानांतरित कर देती है। तो ये भी एक विशेषता है भाषा की। और अगली विशेषता है कठिनता से सरलता की ओर। भाषा कठिनता से सरलता की ओर। भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। अब जैसे देखो, कोई भी शब्द है, हम उसको पहले बार सुनते हैं, वो हमें कठिन लगता है ना। जैसे मान लो राजेश्वरी या फिर दिग्विजय, किसी का नाम दिग्विजय, हमने पहली बार उसे कहा दिग्विजय, हमें थोड़ी कठिनाई हुई, फिर हम उसको दिग्विजय बोलते हैं और कुछ समय बाद में हम दिग्विजय का दिग्गू या बिज्जू ऐसा नाम ले देते हैं। या राजेश्वरी है तो राजेश्वरी बोलते बोलते हम फिर उसका शॉर्टकट मारने लग जाते हैं राज, राजू, रज्जू। तो ये जो भाषा का स्वरूप है ये कठिनता से सरलता की ओर चलता है। तो देखो, ये जो 10 विशेषताएं हैं, हमने आज भाषा के बारे में, भाषा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। हमने 10 विशेषताओं का अध्ययन किया। सबसे पहली भाषा की पहली विशेषता हमने पढ़ी कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये हमें पीढ़ियों से या आनुवंशिक नहीं मिलती है, हमें भाषा का अर्जन करना पड़ता है। दूसरी विशेषता थी कि भाषा अर्जित है। तीसरी विशेषता थी कि आदि से अंत तक भाषा एक सामाजिक वस्तु है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाषा की एक परंपरा है, जिसमें हमने देखा कि भाषा अर्जित की जा सकती है, भाषा उत्पन्न नहीं की जा सकती, भाषा खत्म भी नहीं की जा सकती। फिर हमने अगली विशेषता पढ़ी कि जो भाषा है, भाषा का जो अर्जन है वो अनुकरण द्वारा होता है। फिर हमने पढ़ा कि भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाई, भाषा में परिवर्तन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम उन कारणों पर न जाके हम यहाँ सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। फिर भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा की किसी भी भाषा के लिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आके इस भाषा का विकास रुक गया है या यहाँ आके ये भाषा खत्म हो गई है, कि बस ये भाषा इतनी ही है, अब इसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाषा की एक भौगोलिक सीमा है, स्थान विशेष में या क्षेत्र विशेष में भाषा का विशेष रूप देखने को मिलता है। और एक इतिहास या कालक्रम के आधार पर भी एक निश्चित कालक्रम होता है भाषा का, उसके बाद उसमें विकार आने लग जाते हैं। और भाषा का जो स्वरूप है वो कठिनता से सरलता की तरफ चलता है। ये हमने भाषा की 10 विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।